ओके, ये हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का लास्ट क्लास है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो भी 2023 में मार्च से लेकर के या मार्च अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त 2023 तक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ 10-15 फैक्ट्स हैं इसमें जो कि वन लाइनर के तौर पे मैंने रखा हुआ है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट जो है अभी इसको रिलीज किया गया है 2023 में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के नाम से इसको रिलीज किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, कर्नाटका रैंक फर्स्ट। जो कर्नाटक है वो जो है पहले नंबर पे है। अब ये जो जस्टिस जो रिपोर्ट होता है वो एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत सारे जो है, जैसे पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, या प्रिजन सिस्टम हो गया, वहां का लीगल सिस्टम क्या है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग उसको रैंकिंग दिया गया है, अलग अलग स्कोर के पॉइंट, स्कोर के हिसाब से जो है उनको रैंक दिया गया है। तो इस रैंक में जो है कर्नाटक जो है पहले रैंक पे है इस रिपोर्ट में, इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू कॉमन पीपल, वाइल तमिलनाडु एंड तेलंगाना आर सेकेंड एंड थर्ड। इसमें जो है झारखंड की क्या स्थिति है, तो झारखंड जो है 7वें नंबर पे है इसमें। तो झारखंड इज द नंबर 7 विद द स्कोर 5.26। तो 5.26 स्कोर के साथ में जो है झारखंड का रैंक जो है 7th रैंक में है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। ठीक है, तो पहला रैंक याद रखना है कर्नाटका है, जो कि फर्स्ट रैंक में है, सबसे टॉप पे है इस रिपोर्ट पे। और झारखंड जो है 7वें नंबर पे है, स्कोर है आपका 5.26। चलो, एक यहाँ पे है होडोपैथी। तो होडोपैथी का अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में। एक तरह का दिल्ली में एक वो है, नेशनल जनजाति शोध संस्थान है, जिसको नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर कहा जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। वहां पर होडोपैथी का एक जो है राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। एक्चुअल में जो हेडोपैथी है वो क्या होता है कि एक ट्राइबल मेडिसिनल प्रोसेस है समझो, या मेडिसिनल टेक्निक है, जो कि मुंडा जो ट्राइब है उनमें जो है एक तरह का देसी उपचार विधि इसको माना जाता है, तो उसको होडोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो होडोपैथी ये बेसिकली एक ट्राइबल जो है चिकित्सा का एक पद्धति है, मेडिकल का या जो है ट्रीटमेंट का एक जो है टेक्निक है। So the national conference on the hodopathy will be organized at the National Tribal Research Institute दिल्ली। अब किया जाएगा बोल रहा है, ये हो चुका है। ठीक है, hodopathy is such a ट्राइबल मेडिकल मेथड है विच सेट टू बी द इंडिजिनियस ट्रीटमेंट मेथड ऑफ द मुंडा सोसाइटी। मुंडा ट्राइब्स के द्वारा जो है एक तरह का देसी ट्रीटमेंट करने का एक पद्धति है, जो कि एक कारगर पद्धति है। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी में देखें तो ये पद्धति को जो बहुत, जैसे कि आपका नेचुरोपैथी होता है, उसी तरह से होडोपैथी एक ट्राइबल मेडिकल मेथड है या टेक्निक है, जिसके थ्रू जो है अलग अलग रोगों का इलाज किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुआ। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर जो नया शिक्षा नीति अभी लागू हुआ है उसमें जो है एक बुक्स इन द मदर टंग, अपने मातृभाषा में जो है बुक्स को जो है प्रोवाइड करने की बात कही गई है। तो इसमें अगर हम झारखंड के उसमें देखें तो अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन झारखंड, हाउ मेनी ट्राइबल लैंग्वेज बुक्स विल बी ट्रांसलेटेड टू प्रोवाइड बुक्स इन द मदर टंग टू चिल्ड्रन अप टू द 5th ग्रेड इन स्कूल। जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको जो है जनजातीय भाषा में या उनके मातृभाषा में जो है बुक्स प्रोवाइड करने के लिए कितने ट्राइबल लैंग्वेज को सेलेक्ट किया गया है, या कितने ट्राइबल लैंग्वेज को इसमें जो है उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इसमें 5 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। एक है आपका संथाली, दूसरा है कुड़ुक भाषा, हो भाषा, मुंडारी भाषा और खड़िया लैंग्वेज। तो ये पांचों भाषा में, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं ट्राइबल मदर टंग की कैटेगरी में आता है, तो इन सभी रीजनल लैंग्वेज में, ट्राइबल लैंग्वेज में जो है
जो 5वीं ग्रेड के स्कूल तक के बच्चे जो हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको जो है उनकी मातृभाषा में ये बुक्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। हर तरह के बुक जो भी 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको हिंदी में ही नहीं बल्कि उनके मदर टंग में भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डिसीजन लिया गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत। चलो, अभी जो है झारखंड के एक माउंटेनियर है जिनका नाम है पंकज कुमार। उन्होंने जो है कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, तो उसको उन्होंने फतह किया है। तो याद रखना है, ये झारखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है मात्र 21 साल की उम्र में जो है ये कारनामा किया है। तो याद रखना है, ये यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया बन गए हैं जिन्होंने मतलब कि कंचनजंगा को जो है क्लाइम किया है, या उनको जो है उसने फतह किया है। ठीक है, इसके चढ़ाई उन्होंने 21 साल के एज में किया है और ये 2022 के टाइम की बात है। अब याद रखना है कि जो कंचनजंगा है ये जो है 8586 मीटर है, 8586 मीटर की जो है इसकी हाइट है। तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक कहलाता है, जो कि हिमालय रेंज में है और ये सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? तो सिक्किम में है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, जैसे कि अगर हम दुनिया के जितने भी माउंटेन पीक की बात करते हैं, तो इसमें माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊपर आता है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो अब माना जाता है 8849 मीटर माना जाता है। 1 मीटर की इसकी हाइट बढ़ गई है, ऐसा माना गया है। और ये है आपका नेपाल में। ठीक है, इसके अलावा जो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, तो ये सेकंड है। और इसकी हाइट है 8611 मीटर की हाइट है। ये हालांकि अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन एक्चुअल में ये जो है पीओके में है, मतलब जो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर एरिया है उस क्षेत्र में ये पड़ता है। तो इसलिए जो है इसको इंडिया नहीं मानते। कई बार जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ऑफिशियली जो है इसको नहीं माना जाता, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हिस्सा है। हालांकि अब ज्यादातर लोग ये क्लेम जरूर करते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनका हिस्सा है, और भारत क्लेम करती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है हमेशा से। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 को माना जाता है। उसका रीजन वही है, मान्यता पे है, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन ये एक्चुअली जो है ऑफिशियल्स जो है या इंटरनेशनली जब इस लिस्ट को निकाला जाता है तो इसको पीओके में बोल दिया जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसलिए ऑफिशियली अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा तो कंचनजंगा याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये है 8586 मीटर की हाइट है और ये सिक्किम में है। और यही जो है इंडिया का सबसे टॉप या माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में जो कि है। तो बस इस चीज को याद रखना, टॉप 3 में माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, और ये जो कंचनजंगा है ये भारत का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो इसको जो है पंकज कुमार ने, जो कि झारखंड के हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में यंगेस्ट माउंटेनियर होने के इनको क्रेडिट मिला है जिन्होंने कंचनजंगा को फतह किया है। ठीक, K2 यही है यार, गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन को। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पर जोहार एग्री मार्ट। तो ये जो जोहार एग्री मार्ट है, इसको जो है बोलना चाहिए कि झारखंड में जो एक सोसाइटी है जिसको हम झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कहते हैं, उसके तहत जो है खास करके जो जितने भी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको जो है एक तरह से उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के जो है मार्ट जो है, एक तरह का मार्केट है समझो, एक तरह का बाजार है समझो, जो कि लॉन्च किया गया है झारखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सो जोहार एग्री मार्ट अंडर द झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी,
ठीक है, जिसको शॉर्टकट में JSLPS कहा जाता है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। थ्रू प्रोजेक्ट जोहार, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट जोहार इज वर्किंग टू स्ट्रेथन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट एंड मेक फार्मर्स सेल्फ रिलायंट। तो फार्मर्स को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है, और कृषि का जो बेसिक या बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट जोहार जो है इसके अंतर्गत आया गया है। और इस प्रोजेक्ट जोहार में जोहार एग्री मार्ट जो है संचालित किया जा रहा है। तो अभी जो है यहाँ के 11 जिलों में 25 जो है कृषि मार्ट जो है ओपन किए गए हैं, जिसमें से 11 जिले से 25 जोहार कृषि मार्ट जो है या एग्री मार्ट कहा जाता है, ये ओपन किए हैं वर्तमान में राज्य में। ठीक है, तो इन एग्री मार्ट से जो है यहाँ से बहुत सारे जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हो गए, सर्विसेज हो गए, जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है, और रीजनेबल प्राइस में जो है ये दिया जाता है। चाहे वो अलग अलग टाइप के खाद हो, फर्टिलाइजर्स हो, या कृषि से जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदना हो, वो इन मार्ट्स में जो है रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होता है। तो ये जोहार एग्री मार्ट योजना जो है प्रोजेक्ट जोहार के अंतर्गत आता है। इसमें से कई क्वेश्चन बन सकता है ना, आपसे पूछ सकता है कि कितने जोहार मार्ट है, तो 25 है, कितने जिलों में है, तो 11 जिले में है, किसके द्वारा ये जो है प्रमोट किया जा रहा है, तो वो है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के द्वारा। कौन से प्रोजेक्ट में आता है, तो ये प्रोजेक्ट जोहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अभी जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पिछले कुछ सालों में जो आपका उसके वजह से, कोविड के वजह से जो है ये जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है वो दिया नहीं गया था। तो अभी 2018 वाला से लेकर के 2019, 20, 21, 22 तक के जो है संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो 2018 के लिए जो है झारखंड के एक सरायकेला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से छऊ जो नृत्य है, यहाँ का छऊ जो फोक डांस है, उसके गुरु हैं जिनका नाम है तपन पटनायक, उनको जो है इस बार संगीत नाटक अकेडमी 2018 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, छऊ गुरु तपन पटनायक सरायकेला को बिलोंग करते हैं झारखंड के, हैज बीन अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2018 बोल सकते हो। ठीक है, अब खास बात यह है कि जो तपन पटनायक सर हैं, वो संगीत नाटक अकेडमी राष्ट्रपति से उन्होंने प्राप्त किया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके बारे में बात की जा सकती है, जैसे कि इन्होंने एक छऊ कला केंद्र इन्होंने बनाया है। ठीक है, तपन पटनायक ने छऊ कला केंद्र, जहां पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है छऊ फोक डांस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टर हैं तपन पटनायक, छऊ कला केंद्र के डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, ये कहाँ है, तो सरायकेला में है। तो उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है छऊ नृत्य को बेहतर बनाने के लिए, इस क्षेत्र में उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे फोक डांसर्स जो है अब धीरे धीरे लोगों में अब उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने तरफ से इन्होंने बहुत सारा जो है एफर्ट लगाया है, और यहाँ के बहुत सारे लोगों को जो है इस नृत्य से जो है, इस कला से जो है, इस छऊ कला केंद्र के माध्यम से जो है उन्होंने वो करने का, इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया है। एक उनका एक तरह से बोलना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारा जो है इस चीज को दिया है अपने जीवन का उसको संवर्धन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और नए लोगों को इसमें जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए जो है ये अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे विलेजेस हैव लाइब्रेरीज। तो अभी जो है झारखंड के जो 22 जिलों में से अच्छा, झारखंड में एक जिला है जिसमें से उसको बोला जाता है जमतारा। तो जमतारा जिला में जो है लगभग लगभग 118 ग्राम पंचायतें हैं, या रूरल मतलब रूरल एरिया में अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत है। तो सभी ग्राम पंचायत में वहां पर लाइब्रेरीज हो गए हैं। तो ये खास बात है इस पे। जमतारा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, पूरे देश में ये पहला जिला बन गया है जमतारा, जिसके हर एक गांव में जो है या हर एक विलेज पंचायत में लाइब्रेरी अवेलेबल हो गए हैं, जहां पर
सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए ये खुला रहता है, ये लाइब्रेरी 9 AM टू 5 PM तक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो ये देश का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट, पहला ऐसा जिला बन गया है जमतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती वाहिनी। तो सरस्वती वाहिनी किनको कहा जाता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है, या फिर पूछ देगा सरस्वती वाहिनी किससे संबंधित है, किन लोगों से संबंधित है, ऐसे करके। तो देखो, मिड डे मील योजना जो है या स्कीम जो जिसके तहत जो है ये सरस्वती वाहिनी को आप रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली अभी जो है झारखंड में अगर सरस्वती वाहिनी एक संचालन कमेटी बनाया गया है, सरस्वती वाहिनी स्टीयरिंग कमेटी इसको बोलते हैं। तो इस स्टीयरिंग कमेटी में जितने भी जो सरस्वती वाहिनी संचालन समिति वेंडर के रूप में ये सब काम करेंगी, और इनको जो है 3 महीने का जो इनका एडवांस अमाउंट है वो दे दिया जाएगा, जिससे कि वो मिड डे मील के लिए जितने भी उनको जितना जो चीजें उनको जरूरत है खाने के लिए, जो सामान सब्जी वगैरह खरीदना है, अब वो सब चीजें वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये अभी नया एक पहल है जो कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि उनको एडवांस में अमाउंट दे दिया जाएगा, एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, ताकि उनको सामग्री खरीदने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो बेसिकली जो है ये सरस्वती वाहिनी है क्या, वो वेंडर्स हैं जो लोग जो है ये इसको मिड डे मील के सारे मतलब कि खाने के लिए जो मिड डे मील होता है बच्चों के लिए स्कूल में, उनको जो है ये वेंडर का काम करते हैं या खाना बनाने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है सरस्वती वाहिनी के नाम से जाना जाएगा। सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए जो भोजन पकाने वाले हैं या साग सब्जी का इंतजाम करने वाले जो गांव के स्थानीय महिलाएं हैं, बेसिकली उनको सरस्वती वाहिनी कहा जाएगा, ठीक है। सो इन झारखंड लोकल वुमेन ऑफ विलेज डू द वर्क ऑफ कुकिंग फूड एंड अरेंजिंग ग्रीन्स वेजिटेबल एंड एग्स फॉर द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। इनको बोला जाएगा सरस्वती वाहिनी, दे आर नोन एज द सरस्वती वाहिनी, ठीक है। अब इन सरस्वती वाहिनी को जो है वाहिनियों को जो है 3 मंथ का जो है एडवांस पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए उनको 3 महीने का एडवांस अमाउंट उनको पहले से ही दे दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट है, अभी देवघर में रोप वे एक्सीडेंट हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें हम बात कर सकते हैं। दुखद घटना रही है, और ये जो घटना है वो जब बोलना चाहिए कि दर्शन करने के लिए जब जा रहे थे, तो उस पहाड़ी में जो देवघर के एरिया में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम वाला जो वो एरिया है, त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं। तो उस पहाड़ी में जो है ये जो जितने भी रोप वेज होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, रोप वे जो रस्सी के सहारे में जो इस तरह की गाड़ियां लगी रहती है और एक जगह से दूसरे जगह ऊंचाई के क्षेत्र में जाते हैं गाड़ी से, इसको बेसिकली जो है रोप वे कहा जाता है, ठीक है। सो रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन जिंदगी, जब ये घटना घटी तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग फंस गए थे और बहुत सारे रोपवेज से एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसकी वजह से कई लोग की मौत भी हुई है और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए हैं और बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए थे। तो उसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंदगी। तो याद रखना है इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन जिंदगी वॉज कंडक्टेड इन त्रिकुट हिल ऑफ देवघर रिगार्डिंग द रोप वे एक्सीडेंट। जब ये रोप वे एक्सीडेंट हुआ त्रिकुट पहाड़ी में, तब इसको कंडक्ट किया गया था ऑपरेशन जिंदगी। तो ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम याद रखना है। पन्ना लाल करके एक वहां पे वो थे, मतलब कि जो ऑफिसर थे, जो उन्होंने उनको हीरो कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जाने वहां पे बचाई थी, पन्ना लाल। तो पन्ना लाल त्रिकुट रोपवे हादसे का हीरो माने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अच्छा, त्रिकुट रोपवे का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था, तो ये चीज थोड़ा सा समझने वाली बात है, DRRC के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है दामोदर रोपवे रिजॉर्ट कंपनी।
पहले जो है इसको गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। इसका संचालन जो है पहले जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था झारखंड का, तो झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये जो रोप वे है उसका ऑपरेशन किया जाता था, या उनके हाथ में था संचालन। बाद में जो है इसका संचालन 2012 में जो है इसको दामोदर रोप वे रिजॉर्ट कंपनी को दे दिया गया। अब ये जब घटना घटी तो उसके बाद में जो है DRRC कंपनी ने जो है जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनको 25-25 लाख रुपया जो है एक तरह से बोलना चाहिए कंपनसेशन के तौर पर दिए जाने की घोषणा की। ठीक है। ये घटना घटा था यार अभी मई 2023 की बात है ये। So 25-25 लाख रुपीस विल बी गिवन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिकेज्ड इन द रोप वे एक्सीडेंट बाय द DRRC कंपनी। खैर इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये एक दुखद घटना है। इसमें से पूछेगा भी तो क्या चीजें पूछ सकता है, बस ये है कि ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया। पन्ना लाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पे हुई ये याद रखना है, देवघर के त्रिकुट हिल में हुआ। ठीक है। और ये मई 2023 की घटना है। और जिला पूछ सकता है तो देवघर पूछ सकता है, किसके द्वारा कंपनी के द्वारा संचालित है ये रोपवे, तो ये चीज एक चीज याद रख सकते हो। तो यही कुछ चीजें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी घटना अपने आप में एक दुखद घटना रही है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माटी के सपूत। एक मूवी है माटी के सपूत, इसको जो है बनाया गया है, मतलब कि एक रीजनल मूवी है जो कि झारखंड के क्षेत्र में जो है रघुनाथ महतो का नाम मैंने आप लोग को जब झारखंड वो बता रहा था तब जो है उस टाइम में जो है इसको मैंने इसको बात की थी चुआर विद्रोह के बारे में। सो द फिल्म इज बीइंग मेड ऑन द रोल ऑफ चुआर मूवमेंट एंड रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो जो कि चुआर मूवमेंट के लीडर थे, उनके ऊपर ये जो है मूवी बेस्ड है माटी के सपूत। थ्रू दिस फिल्म देयर इज एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस पीपल टू रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो से लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक तरह का अटेम्प्ट है डायरेक्टर्स के द्वारा। द हीरो ऑफ द चुआर रिबेलियन इन द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, जब भारत का जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, या स्पेशली जो है आंदोलन के टाइम में, अलग अलग टाइम में, स्पेशली जो है 1769 के बीच में हुआ था ये चुआर विद्रोह। तो आप वो वाला सेक्शन भी देख सकते हो इसमें, चुआर विद्रोह वाला। तो ये उसी से रिलेटेड है माटी के सपूत। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रघुनाथ महतो पर आधारित कौन सी किस नाम से मूवी बनाया गया है, तो रघुनाथ महतो पे आधारित है माटी के सपूत। कौन से विद्रोह से रिलेटेड है माटी के सपूत, ऐसा भी बोल सकता है, तो चुआर मूवमेंट याद रखना है। ठीक है। ओके इसका जो प्रीमियर हुआ है वो 5 अप्रैल को हुआ, और रघुनाथ महतो जो उनका जो समाधि स्थल है रांची में, वहां पर जो है इसका प्रीमियर शो रखा गया था 5 अप्रैल को, रघुनाथ महतो के समाधि स्थल पे रांची में है जो। ओके नेक्स्ट है सिस्टर जेमा टोप्पो। तो अगर आप झारखंड से हो तो आप लोग को पता ही होगा, सिस्टर जेमा टोप्पो के बारे में आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो अप्रैल मई में इनका अप्रैल में हुआ है शायद निधन। तो चलो इसमें जो है आपको खास बात ये याद रखना है कि जो सिस्टर जेमो टोप्पो हैं उनका रिसेंटली वो पास हो गई, और इनको माना जाता है झारखंड का मदर टेरेसा। ये खास बात है, सिस्टर जेमा टोप्पो को झारखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। वो जो घरेलू कामगार महिलाएं होती हैं उनके लिए वो हमेशा से आवाज उठाती रही हैं, उनके ऊपर में जो भी अत्याचार रहा है या जो भी उनके ऊपर किसी भी तरह का शोषण हुआ है उसके लिए वो आवाज उठाती रही हैं। तो मदर टेरेसा ऑफ झारखंड बोला जाता है सिस्टर जेमा टोप्पो को। ठीक है। सी वॉज द वॉइस ऑफ डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन, घरेलू कामकाजी जो महिलाओं हैं उनके आवाज वो बनती रही हैं। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे आजादी से अंत्योदय योजना। तो ये आजादी से अंत्योदय स्कीम जो है, इसके अंडर में जो है लगभग देश के 75 जिलों का जो है चुनाव किया गया है। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके बारे में मैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बात की भी किया हूँ, आजादी का अमृत महोत्सव जो कि 75वां हमारा स्वतंत्रता जो वो है वर्षगांठ है, उसके ऊपर जब पूरे देश में जो है आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, मतलब कि 2022 से लेकर 2023 के 15 अगस्त तक। ठीक है। तो इस अवसर पर जो है आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी से अंत्योदय स्कीम लाया गया, जिसके अंतर्गत 75 जिलों को देश के टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट को जो है चुना गया है। ठीक है। इसमें से झारखंड के 2 जिलों को चुनाव किया गया, वो है लोहारदगा और साहिबगंज। इन 2 जिलों को जो है आजादी से अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया। पूरे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है? 75 डिस्ट्रिक्ट को
और झारखंड से कितने जिले को, लोहारदगा और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट को इसमें इस सूची में शामिल किया गया है। अब एक्चुअल में ये क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ के भारत में जितने जिले हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में से 75 जिलों को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके मतलब जन्म स्थल से जोड़ करके इसको देखा जाता है। साथ ही साथ जो है वो क्षेत्र को चुनाव किया गया है और उसको जो है आजादी से रिलेटेड और बोलना चाहिए वहां पे जितने भी अलग अलग योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए जो है ये योजना लाया गया है, आजादी से अंत्योदय तक। ठीक है, उन क्षेत्रों को चुनाव किया गया जो आजादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक सेंटर रहे हैं उस टाइम से 1857 की क्रांति और उसके पहले से लेकर के 1947 के बीच में। ठीक है, और प्रत्येक भाग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, मतलब उस जिले के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया है ताकि बेहतर तरीके से उनको उस क्षेत्र में जैसे कि कोई भी योजना है उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए जो है उस क्षेत्र में यह आजादी से अंत्योदय स्कीम लाया गया। चलो, अभी हुआ है मांडर का जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वहां बाई इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव जिसको कहते हैं। तो यहां पर जो उपचुनाव हुआ तो उसमें हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी शिल्पा नेहा तिर्की, तो इन्होंने जो है ये बाई इलेक्शन जीता है। खास बात यह है कि इन्होंने भाजपा के जो गंगोत्री कुजूर हैं उनको हराया है लगभग 23,000 वोटों से। हाँ, सी डिफीटेड बीजेपी गंगोत्री कुजूर 23,517 वोट से इन्होंने हराया। और ये खास तौर पे याद रखना है कि शिल्पी नेहा तिर्की अब सबसे यंगेस्ट जो है एमएलए बन चुकी हैं झारखंड के केस में अगर देखें तो। सो शिल्पी नेहा तिर्की हैज बिकम द यंगेस्ट एमएलए ऑफ झारखंड। इनकी उम्र जो है अभी 29 साल है और 29 के एज में जो है ये एमएलए बन गई है, तो ये यंगेस्ट हो गई है। इसके पहले जो है 2019 में अंबा प्रसाद थे, उनका एज 31 साल था जब उन्होंने चुनाव जीता था, कांग्रेस के ही वो भी थे। तो अब ये जो है अब झारखंड के यंगेस्ट एमएलए हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है कांग्रेस के यंगेस्ट एमएलए बन गई है शिल्पी नेहा तिर्की और इन्होंने बाई इलेक्शन में गंगोत्री कुजूर को हराया है जो कि बीजेपी को बिलोंग करती हैं। और शिल्पा नेहा जो तिर्की है वो कौन से उससे पार्टी से, कांग्रेस से है। ठीक है, चलो ये अंबा प्रसाद के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अर्लियर कांग्रेस एमएलए फ्रॉम बरका गांव, अंबा प्रसाद वाज द यंगेस्ट एमएलए। जब उनका एज जो है 31 साल था तब उन्होंने 2019 में जो है इलेक्शन जीता था। अब 29 ईयर के एज में जो है मांडर इलेक्शन को जी है बाई इलेक्शन को शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत करके यंगेस्ट एमएलए बन चुकी हैं। चलो, तो इतनी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट था। और रहने को तो बहुत सारी चीजें हैं यार करंट अफेयर्स में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। और हम लोग कल से एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, 8-10 एमसीक्यूज इस बीच में हो जाए तो आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और बाकी जो है आप लोग का टेस्ट वगैरह चल ही रहा है, तो इससे रिलेटेड जो है हम नॉन टेक से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज जो है कंडक्ट करा दूंगा, तो वो कल से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, तो फिलहाल जितना भी आप लोग को नई चीजें जो बताना था, जो भी चीजें पढ़ाना था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। और मैं आप लोग को हो सकता है कल से एमसीक्यूज कराऊंगा, इसी बीच में मैं कुछ नए अवार्ड्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा अपडेट करके आप लोग को पीडीएफ बना के दे दूंगा, या फिर कल के क्लास में ही जो है नए अवार्ड्स जो है 2023 में भी जो जो अवार्ड्स अपडेट हुए हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करा दूंगा मैं, क्या क्या अवार्ड्स है जो कि अपडेट हुआ है। चलो, अभी के लिए इतना ही और कल के क्लास में मिलते हैं। ठीक है।